हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि सी लैंग्वेज के अंदर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो आई विल से कि वो फंक्शंस हैं। कि फंक्शंस को आप किस तरह से लिखते हैं, इनका सिंटैक्स क्या होता है, अपने प्रोग्राम के अंदर आप इनको कैसे यूज करते हैं। ये सी लैंग्वेज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सी लैंग्वेज की सारी जो आप कह लें स्ट्रक्चर है वो बेसिकली फंक्शंस पे ही बेस करता है। अभी तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं उसमें से हर प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन जरूर होता था। वो आपका मेन फंक्शन था। मेन फंक्शन तो खैर आपके कंपाइलर की रिक्वायरमेंट है कि आपके हर प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक मेन फंक्शन जरूर होना चाहिए। तो मेन फंक्शन जो है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है। इसके अलावा आप जो भी फंक्शंस यूज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, उन फंक्शंस को फिर आप कहेंगे कि वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं। पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या है। कि फॉर एग्जांपल हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर देयर आर डिफरेंट ब्लॉक्स। फिर उसमें लाइब्रेरी है वो अलहदा से है, कैफेटेरिया है वो अलहदा है, लैब्स अलहदा हैं, क्लासरूम्स अलहदा हैं, फिर फैकल्टी ऑफिसेज हैं वो अलहदा हैं। तो ये हमने यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाते हुए हमने ऐसा क्यों किया? हम ये क्यों नहीं करते कि सारों को एक ही बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर इकट्ठा कर देते? हमने डिफरेंट ब्लॉक्स क्यों बनाए, लैब्स अलहदा क्यों बनाई, लाइब्रेरी अलहदा क्यों बनाई? सर वो इसलिए क्योंकि उस तरह चीजों को मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाता है। जी गुड। बेसिकली आपने इनको आपस में इस तरह से डिवाइड किया है कि इन चीज़ों को जब आप ऑर्गेनाइज कर लेते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स में तो उनको मैनेज करना आसान होता है। दूसरा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर चीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेट्स से आपका जो क्लासरूम है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स ने बैठना है और उन्होंने लेक्चर्स सुनने हैं, तो वहाँ पर आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लैब के अंदर स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो वहाँ पर जब तक आपके पास इक्विपमेंट नहीं होगा आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकोगे। इसी तरह से जो आपकी लाइब्रेरी है वहाँ पे आपने मेनली बुक्स रखनी होती हैं। तो जब तक वहाँ पे डिफरेंट कबर्ड्स नहीं होंगे जिनमें या रैक्स नहीं होंगे जिनके अंदर आप सारी बुक्स को अरेंज कर सकें, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। ऐसे ही आपकी कंप्यूटर लैब है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि मल्टीपल कंप्यूटर्स पड़े हों, उनको रखने की जगह हो, उनकी कनेक्टिविटी हो इंटरनेट के साथ। ये चीज़ें आपको एक क्लासरूम के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती। तो इसको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर ब्लॉक की जो रिक्वायरमेंट है आप वही वहाँ पर पूरी करें। लाइब्रेरी के अंदर अगर आपकी वाइट बोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो वहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से जो आपका क्लासरूम है वहाँ पर आपको रैक्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स ने बैठना होता है, तो वहाँ पर रैक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सारी चीज़ों को हम एक बिल्डिंग में या एक जगह पे इकट्ठा कर देते तो कोई भी काम जो है वो सही तरह से ना होता। तो ये एक बड़ी एंटिटी को स्मॉल सब ब्लॉक्स में या एंटिटीज में डिवाइड कर देना जो है, दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलर अप्रोच। कि आप एक बड़े टास्क को स्मॉल सब टास्क्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये आपका बड़े वाला टास्क था, इसको आपने ब्रेक कर दिया स्मॉल टास्क्स में। ये टास्क 1 हो गया, ये टास्क 2 हो गया, फिर उससे आगे आपके टास्क डिवाइड हुए। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एंड सो ऑन। कि किस तरह से ये टास्क जो हैं ये आपके एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, या ये वाले टास्क जो हैं ये किस तरह से चल रहे होंगे। फंक्शंस बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है उसका भी मेन आइडिया ये है कि एक बड़ा प्रॉब्लम जो आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, आप पहले स्टेप में ये करें कि आप उसको स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें और इसमें हर ब्लॉक को फिर आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू जो है वो इंप्लीमेंट करें।
तो जितने भी सब ब्लॉक्स हैं आप इतने फंक्शंस इंप्लीमेंट करेंगे और फिर आगे जाके हम एक बात करेंगे कि इन फंक्शंस को हमें फिर कॉल करना होगा अपने मेन प्रोग्राम में, तभी ये पीस ऑफ कोड जो है ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो ये बेसिकली मेन आइडिया है यूजर डिफाइंड फंक्शंस का, कि आपकी जो भी बड़ी प्रॉब्लम है बजाय से कि आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ हो, क्योंकि अभी तक जो हमने छोटे प्रोग्राम्स लिखे हैं वहाँ तो आपको इतना फील नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आपके प्रोग्राम बड़े हो जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग आगे जाकर लैब के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो एक बड़ा प्रोग्राम होगा। अब वहाँ पर सब कुछ जो है वो अगर एक ही मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है तो उस कोड को डीबग करना, उसको टेस्ट करना या उसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है, ये चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर हम ये कर दें कि उस बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट तरह के काम हो रहे हैं, हर काम को करने के लिए एक अलग से फंक्शन लिख लें, तो ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच है। और सी लैंग्वेज के बारे में ये कहा जाता है कि इट्स अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आप हर काम को करने के लिए एक अलग से फंक्शंस लिखते हैं और फिर वो सारे फंक्शंस जो हैं वो आपके मेन फंक्शन के अंदर कॉल हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली इसका आइडिया है। इसका एक आप ये भी समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी भी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर के अंदर आपके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, आप उनको आपस में अगर इस तरह से जोड़ें कि एक शेप बन जाए या एक कोई कार्टून बन जाए या कोई भी एंटिटी बन जाए, तो दिस इज अनदर एग्जांपल के बजाय इसके कि आप पहले ये वाली शेप बना लें, फिर ये वाली शेप बना लें, फिर ये वाली शेप बना लें और फिर इन सारों को आपस में इस तरह से कनेक्ट करें कि वो एक कोई स्पेसिफिक एंटिटी जो है वो बन जाए। तो अब ये पे जो आपने फिगर ड्रॉ करनी थी, इसमें सब टास्क क्या हैं कि सर्कल ड्रॉ करो, ट्रायंगल ड्रॉ करो, रेक्टेंगल ड्रॉ करो, फिर उसके अंदर कलरिंग करो। तो ये वो सारे डिफरेंट तरह के सब टास्क हैं जो कि फिर आपस में मिलकर आपका एक बड़ा टास्क जो है वो बनाते हैं। अब हम इस चीज की तरफ आते हैं कि अगर आपने ये सब टास्क में बनाना है तो फिर वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगे और प्रोग्रामिंग के अंदर ये काम किस तरह किया जाता है। प्रोग्रामिंग के अंदर ये काम करने के लिए हम फिर यूज करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब बेसिकली अभी फंक्शंस को हम देखते हैं, तो फंक्शंस आर बेसिकली अ वे टू ब्रेक योर प्रॉब्लम इनटू सब पार्ट्स, जिनको हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं, पार्ट्स भी कहते हैं। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मॉड्यूलराइजेशन। फंक्शन के स्ट्रक्चर पे अभी हम बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ हम ऑलरेडी पता है कि सी के प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस मेन फंक्शन के अलावा जेनेरिकली अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज के अंदर जो आपके फंक्शंस हैं उनको आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक फंक्शंस वो होते हैं जिनको हम प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं, या जो पहले से किसी और ने लिखे हुए हैं, किसी और ने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, लेकिन आप जो हैं वो सिर्फ अपने प्रोग्राम्स के अंदर उनको यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपने प्रोग्राम के अंदर आप जब भी प्रिंटफ यूज करते हैं या स्कैनफ यूज करते हैं, तो वो जो हेडर फाइल आप stdio इंक्लूड करवाते हैं, बेसिकली उसके अंदर एक पूरा फंक्शन लिखा हुआ है जिसका नाम ही प्रिंटफ है। तो जब आप अपने कोड के अंदर प्रिंटफ को यूज कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। तो बेसिकली वो जो stdio की हेडर फाइल के अंदर वो फंक्शन लिखा हुआ है, आप उसको अपने प्रोग्राम में कॉल कर रहे हो। तो उस फंक्शन के अंदर ये पूरी चीज इंप्लीमेंटेड है कि प्रिंटफ ने करना क्या है, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं पर कोई इंस्ट्रक्शंस हैं, कोई प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है जो कि उसको बता रहा है। तो ये जो कोड लिखा होगा stdio में वो उसको बता रहा है कि प्रिंटफ के थ्रू आपने क्या करना है, स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले करवाना है, कहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, क्या करना है। इस तरह से स्कैनफ ने क्या करना है, इसके लिए भी एक फंक्शन लिखा हुआ है, आप उसको सिंपली अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। तो इस तरह के जो फंक्शंस पहले से इंप्लीमेंटेड होते हैं दे आर कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शंस, कि वो पहले से लिखे हुए हैं, आप सिर्फ उनको अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। फिर वो फंक्शंस होते हैं जो कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक खुद डिफाइन करते हैं या खुद आप इंप्लीमेंट करते हो, खुद कंस्ट्रक्ट करते हो।
अब चूंकि ये आपके फंक्शन है और आप एक यूजर हैं, तो दीज आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो अगर इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को मैं एक बॉक्स के तौर पे लूं, तो ऑब्वियसली इसका कोई नाम होगा, वो नाम भी आपने डिसाइड करना है। ये फंक्शन करेगा क्या, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, ये भी आप डिसाइड करेंगे। इस फंक्शन की इनपुट क्या होगी, ये भी आप डिसाइड करेंगे। इस फंक्शन की आउटपुट क्या होगी, ये भी आप डिसाइड करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जब आप फंक्शंस लिख रहे होते हैं, तो ये वो चीज़ें जो हैं ये आपने डिसाइड करना होती हैं। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल हो सकती है, जैसे अभी हमने प्रोग्राम लिखा एलसीएम कंप्यूट करने का। लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक फंक्शन लिखूं जो कि दो नंबर्स का एलसीएम कंप्यूट करे। हम उसको एलसीएम कह देते हैं। नाम के ऊपर सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि वो नाम पहले से कहीं यूज ना हो रहा हो सी के प्रोग्राम्स में। अगर वो नहीं हो रहा तो आप जो मर्जी नाम लिखें। तो ये आपके फंक्शन का नाम हो गया। ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब इस फंक्शन की इनपुट क्या होगी, कोई से भी दो वेरिएबल जिनका आपने एलसीएम कंप्यूट करना है। तो ये दो नंबर जो हैं ये इसकी इनपुट आ जाएगी। इस फंक्शन की आउटपुट क्या होगी, इसने बेसिकली एलसीएम कंप्यूट करना है और वही एलसीएम कंप्यूट करके ये आउटपुट करेगा। तो इसकी आउटपुट जो है वो एलसीएम ही होगा जो आपने कंप्यूट किया होगा। और ये जो इसकी फंक्शनैलिटी है, यहाँ पर वो सारा लूप और वो सारी लॉजिक बनेगी जो अभी हम बाहर अलहदा से लिख रहे थे। तो दिस इज वन एग्जांपल के बेसिकली फंक्शन होता क्या है, आप उसको किस तरह से डिजाइन करते हैं, आप उसकी इनपुट्स कैसे डिसाइड करते हैं, उसकी आउटपुट्स कैसे डिसाइड करते हैं, या फंक्शन ने करना क्या है, ये सब कैसे डिसाइड होता है। और ये भी आगे हम और एग्जांपल्स करेंगे तो इट विल गेट मोर क्लियर। तो ऐसे फंक्शंस जो कि आप खुद से लिखते हो और वो पहले से सी की किसी लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं होते, दे आर कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और जो फंक्शंस पहले से लिखे हुए हैं, आप सिर्फ उन्हें यूज कर रहे होते हो, दे आर कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शन। तो अब इसकी जैसे भी मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट के लिए एक एग्जांपल दी, तो अब हम अगली चीज जो है वो ये देख लेते हैं कि ये फंक्शंस जो हैं ये किस तरह से एक प्रोग्राम के अंदर यूज होते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि लेट्स से मैं एक बहुत ही बेसिक किस्म का फंक्शन लिखना चाह रहा हूं जो कि दो नंबर्स का को मल्टीप्लाई करता है। तो अगर मैं यही लिखूं कि ये वो फंक्शन है जो कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेगा, टू कीप इट सिंपल लेट्स से मैं कहता हूं जी मल्टीप्लाई। इस फंक्शन की इनपुट क्या होगी, वो दो नंबर्स होंगे, कोई से दो वेरिएबल हो जाएंगे एक्स वाई, num1 num2 ए बी। इस फंक्शन की आउटपुट क्या होगी, जो प्रोडक्ट होगा दो नंबर्स का, तो वो इसकी आउटपुट होगी। और इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या होगी, इसकी फंक्शनैलिटी सिंपल सी के बहुत ही बेसिक सा फंक्शन हमने लिखा है, तो इसकी टोटल फंक्शनैलिटी जो है वो ये होगी। तो एट द ब्लॉक लेवल दिस इज व्हाट दिस फंक्शन शुड लुक लाइक। या हमने ये डिसाइड कर लिया कि इसकी इनपुट्स क्या हैं, हमने ये डिसाइड कर लिया इसकी आउटपुट्स क्या हैं और फंक्शन के अंदर होना क्या है। अगर ये चीज़ें आप डिसाइड कर लें तो बिलीव मी बाकी सिर्फ ये रह जाता है कि आपको सिंटैक्स पता हो कि सी लैंग्वेज के अंदर यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो किस तरह से लिखते हैं। अब हम वो सिंटैक्स देख लेते हैं। तो वो सिंटैक्स जो है, जो फंक्शन अभी मैं आपको डब्बे की फॉर्म में दिखा रहा था, ये उसका बेसिकली सिंटैक्स है। अब जिस तरह से ये आपको पूरा प्रोग्राम नजर आ रहा है, इस प्रोग्राम के अंदर ये वाला फंक्शन जो है ये मेन फंक्शन के बाद लिखा हुआ है। तो जो अभी हम बात कर रहे थे कि फंक्शन का नाम क्या होगा, ये फंक्शन का नाम आ गया। जो हम ये कह रहे थे कि फंक्शन की, तो ये इसका नाम हो गया। जो हम ये कह रहे थे कि फंक्शन की इनपुट्स क्या होंगी, ये फंक्शन की इनपुट्स आ गई। फिर जो हम ये कह रहे थे कि फंक्शन की आउटपुट क्या होगी, तो ये फंक्शन की आउटपुट है। मैं सिंटैक्स की बात कर रहा हूं। और फंक्शन करेगा क्या, ये बहुत ही बेसिक सा फंक्शन है। तो ये सिंपली दो नंबर्स को
मल्टीप्लाई कर रहा है। तो दिस इज हाउ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन विल लुक लाइक। इसको हम सी प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि ये फंक्शन की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन के थ्रू आप सिर्फ कंपाइलर को बताते हो कि जो प्रोडक्ट के नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन है वो क्या करेगा। फंक्शन डिफाइन करने के बाद उस फंक्शन को यूज कैसे करते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। जैसे आप अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ यूज करते हैं, तो ये एक फंक्शन जो कि पहले से लिखा हुआ है उसको आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। अब प्रिंटफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं फिर वो आपको पूरी करना पड़ती हैं कि प्रिंटफ के अंदर जो भी वेरिएबल आपने प्रिंट करवाना है वो %d के अंदर आप बताएंगे, तो तब वो उसको प्रिंट करेगा। इसी तरह से अगर इस फंक्शन को मैंने अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो मुझे अपने मेन प्रोग्राम के अंदर इसको इस तरह से यूज करना होगा। इसको हम कहते हैं फंक्शन को कॉल करना। तो अब ये वही नाम जो कि फंक्शन का है उसको मैंने यहां पर लिखा। अब जो दो इसकी इनपुट्स हैं वो कोई से भी दो वेरिएबल जो कि आपके मेन प्रोग्राम में लिखे हुए हैं वो आपने इसको पास कर दिए, और ये फंक्शन जो है वो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, और जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है वो ये रिटर्न करवाएगा, और वो रिटर्न जो वैल्यू करवाएगा वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये कहा था कि ये जो इंट है इसको बेसिकली हम फंक्शन की कहते हैं रिटर्न वैल्यू, और ये रिटर्न वैल्यू बेसिकली आपकी आउटपुट होती है। तो वो जो फंक्शन जो वैल्यू भी रिटर्न करेगा वो आपने एक और वेरिएबल के अंदर सेव करवा ली, और बाद में आप उस वेरिएबल को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट भी करवा सकते हैं। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे फंक्शन कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंपाइलर कभी इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक कि आप उसे कॉल नहीं करोगे। तो ये आपने बेसिकली उसे कॉल किया है, ये वाली लाइन जो है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। अगर फंक्शन की डेफिनेशन आप मेन फंक्शन से पहले लिखें फिर आपको इस लाइन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद में लिखें तो फिर आपको ये लाइन जो है ये मेन फंक्शन से पहले लिखना होती है, और इसको हम कहते हैं फंक्शन का प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ फंक्शन के बारे में ना बेसिक चीजें आपको बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है, उसकी इनपुट्स क्या है, उसकी आउटपुट्स क्या है। वो फंक्शनैलिटी के बारे में प्रोटोटाइप आपको नहीं बताता। तो दिस इज अनदर एग्जांपल प्रोग्राम। जैसे हम इससे पहले प्रोग्राम लिख भी चुके हैं कि यूजर से आप एक नंबर एज इनपुट लें और उसका फैक्टोरियल कंप्यूट करें। अब अगर मैं चाहता हूं कि एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा जाए जो कि फैक्टोरियल कंप्यूट करे, तो अब ये वाला जो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ये बेसिकली ये सारे काम इसमें हो रहे हैं। ये फंक्शन का नाम, ये फंक्शन की इनपुट। अब इस फंक्शन की इनपुट एक ही है क्योंकि वो हर फंक्शन की उस पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि हर फंक्शन की दो इनपुट्स हों, कभी उसकी एक इनपुट होगी, कभी उसकी चार इनपुट्स होंगी, वो आपके प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। ये फंक्शन की रिटर्न टाइप भी इसको हम कहते हैं, और ये बेसिकली होती है आपकी आउटपुट है, लेकिन इसको हम प्रोग्रामिंग में कहते हैं रिटर्न टाइप। फंक्शन ने जो चीज भी आउटपुट करनी होती है वो बेसिकली रिटर्न करवाता है, और ये चीज जो है ये फैक्टोरियल कंप्यूट करने का एल्गोरिथम है जो कि फंक्शन की बॉडी है। तो फंक्शन की बॉडी के अंदर बेसिकली आप फैक्टोरियल कंप्यूट कर रहे हो, और जब वो फैक्टोरियल कंप्यूट हो जाएगा तो आप उसको रिटर्न करवा देंगे। तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसकी ये मेन चीजें जो हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब थोड़ी सी हम प्रोग्रामिंग की टर्म्स देख लेते हैं कि फंक्शन की जो इनपुट होती है उसको हमेशा हम कहते हैं कि ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स हैं। प्रोग्रामिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम इनको आर्ग्यूमेंट कह रहे होते हैं। जो फंक्शन की आउटपुट होती है उसको हम कहते हैं ये फंक्शन की रिटर्न टाइप है। बाकी फंक्शन का नाम है,
और जो फंक्शन ने काम करना है वो फंक्शन की बॉडी का हिस्सा होता है, और फंक्शन की बॉडी जो है वो कर्ली ब्रैकेट से शुरू होती है और कर्ली ब्रैकेट के ऊपर खत्म होती है। और जो कुछ भी फंक्शन ने आउटपुट करना होता है वो एंड के ऊपर आप इस तरह से रिटर्न करवाते हैं। अब ये एक कंप्लीट प्रोग्राम है, जिस तरह का जो ऐसा एग्जांपल जो कि हम कंप्यूटर के ऊपर रन भी कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम भी एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है यहाँ पर लिखा हुआ, जो कि कर ये रहा है कि दो नंबर्स को ऐड कर रहा है। अब इसका नाम भी आपने एडिशन रख दिया। जो दो नंबर्स आपने ऐड करने हैं वो इसके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं, और चूंकि सिंपल सा फंक्शन है तो वो सिंपली दोनों नंबर्स को ऐड करता है, और जो इसकी आउटपुट है वो आप यहाँ पर ये रिटर्न करवा रहे हो। और फिर मेन प्रोग्राम में जहां भी आपने इस फंक्शन को यूज करना है वहां पर आप इसे कॉल करेंगे। और मेन से पहले जो चीज़ आपने लिखी हुई है वो फंक्शन का प्रोटोटाइप है। आप ये भी कर सकते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो आप मेन फंक्शन से पहले भी ऐड कर सकते हैं। उस केस में आपको प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं होगी। तो इट्स अप टू यू। अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन के बाद लिखना चाह रहे हैं तो फिर मेन फंक्शन से पहले ये प्रोटोटाइप ऐड कर दें। और अगर आप फंक्शन की डेफिनेशन मेन फंक्शन से पहले लिखना चाह रहे हैं तो फिर आपको प्रोटोटाइप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब तक आप फंक्शन को अपने मेन प्रोग्राम में कॉल नहीं करेंगे फंक्शन अपना काम नहीं करेगा। और ये अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं ये शुरू में मिस्टेक्स भी करते हैं कि फंक्शन को डिफाइन कर दिया, प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया, लेकिन जहाँ पर उसको यूज़ करना है वहाँ पर उसको कॉल नहीं किया, और फिर वो कह रहे होते हैं कि मेरा प्रोग्राम पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। रीज़न इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे फंक्शन अपना काम नहीं करेगा। जो आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस लिखने हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फंक्शन की डेफिनेशन, फिर उस फंक्शन को जहां पर आपने यूज करना है या जब आपने एग्जीक्यूट करवाना है आप फंक्शन को कॉल करेंगे, और फंक्शन का प्रोटोटाइप जो है वो मेन प्रोग्राम से पहले आएगा। एक चीज जो है जो फंक्शन की आउटपुट है वो फंक्शन ने रिटर्न करवानी होती है। आज हम फंक्शन की टाइप्स भी पढ़ेंगे जिसको फिर मैं डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि फंक्शन की रिटर्न वैल्यू या आउटपुट जो है उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जी तो जी। मेन चीजें जो मैंने आपको तीन बताई थी, एक फंक्शन की डेफिनेशन, फिर जहां पर आपने फंक्शन को यूज करना है आपने उसे कॉल करना है, और तीसरा फंक्शन का प्रोटोटाइप जो कि मेन फंक्शन से पहले आता है। प्रोटोटाइप जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इट इज मेयरली सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन। प्रोटोटाइप आपको ये बताएगा कि फंक्शन का नाम क्या है, और फंक्शन की कितनी इनपुट्स हो सकती हैं जिनको हम इनपुट आर्ग्यूमेंट्स भी कहते हैं, और फंक्शन ने रिटर्न क्या करवाना है। फंक्शन प्रोटोटाइप जो है वो सिर्फ आपको तीन चीजें बताता है कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन के इनपुट आर्ग्यूमेंट्स कितने हैं, और फंक्शन ने क्या रिटर्न करवाना है। फंक्शन का प्रोटोटाइप फंक्शन की ने करना क्या है या उसकी फंक्शनैलिटी क्या है इस बारे में कुछ नहीं बताता, वो चीज़ आपको फंक्शन की डेफिनेशन से पता चलती है। तो फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर होती है। जो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप उनको यहाँ पर यूज़ करते हैं, और बाकी जो फंक्शन का रिजल्ट है वो यहाँ पर रिटर्न हो रहा होता है। अब फंक्शन की डेफिनेशन, अभी हम आगे इसकी आगे टाइप्स पढ़ते हैं। ये एक ऐसा फंक्शन है कि जिसके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स भी हैं और ये कुछ ना कुछ आउटपुट भी रिटर्न करवा रहा है। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे कि ऐसे फंक्शन भी हो सकते हैं जिनका नो इनपुट आर्ग्यूमेंट, उनका कोई इनपुट आर्ग्यूमेंट नहीं होगा और उनकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी, मीन्स कि उनकी कोई आउटपुट भी नहीं होगी। तो ऐसे फंक्शन के आप स्मॉल ब्रैकेट्स लिख देते हैं और उसकी रिटर्न टाइप जो है वो आप वॉइड यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की कोई इनपुट नहीं है और इसकी कोई आउटपुट नहीं है। फिर फंक्शन की रिटर्न वैल्यू जो होती है वो बेसिकली फंक्शन की आउटपुट होती है।
फंक्शन जो भी काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो सर्कल का एरिया कंप्यूट कर रहा है, 3 नंबर्स का मैक्सिमम निकाल रहा है। लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम डिस्कस किया था 2 नंबर्स का एलसीएम निकालना। वो एलसीएम करने वाला काम भी आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के थ्रू कर सकते हो। तो ऐसे फंक्शन के 2 इनपुट्स होंगी और उनका एलसीएम कंप्यूट करवा के आप रिटर्न करवा दोगे। और एक चीज जो कि हमेशा आपने ज़हन में रखनी है कि रिटर्न जो होगी वो फंक्शन की डेफिनेशन में हमेशा लास्ट स्टेटमेंट होगी। फंक्शन की डेफिनेशन में रिटर्न के बाद आप कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे ये एग्जांपल थी, तो ये रिटर्न वाली जो लाइन है, इस लाइन के बाद आपने कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन खत्म हो जाती है। दिस रिटर्न स्टेटमेंट शुड बी द लास्ट लाइन इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। उसके बाद अगर आप गलती से कुछ लिख भी देंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपको लिखना भी नहीं चाहिए। रिटर्न वैल्यू एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अ वेरी सिंपल फंक्शन जो कि सर्कल का एरिया कंप्यूट करना चाह रहा है। और हमने ऑलरेडी ये प्रोग्राम लिखा हुआ भी है, लेकिन पहले हमने ये फंक्शन के बगैर लिखा था। तो एरिया कंप्यूट करने के लिए आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस को आपने एज इनपुट आर्ग्यूमेंट पास किया। फंक्शन की डेफिनेशन में ये आपने एरिया कंप्यूट किया और फिर आपने उस एरिया को रिटर्न करवा दिया। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है जिसमें आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि फंक्शन का नाम क्या है, उसकी इनपुट क्या है और उसकी आउटपुट किस टाइप की होगी। मेन प्रोग्राम के अंदर ऑब्वियसली आपको फंक्शन को कॉल करना है, बिकॉज जब तक आप इसे कॉल नहीं करेंगे ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये बाकी प्रोग्राम काफ़ी हद तक वही है जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। सिर्फ डिफरेंस बीच में ये है कि पहले आप डायरेक्टली यहीं पर एरिया कंप्यूट कर रहे थे, अब हम वो काम करने के लिए एक यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आप उसे कॉल कर रहे हैं। इसी तरह से दिस कैन बी अनदर फंक्शन जो कि 2 नंबर्स का एवरेज निकाल रहा है। और अब वो 2 नंबर्स जिनका आपने एवरेज कंप्यूट करना है वो इसके इनपुट आर्ग्यूमेंट हैं। ये आपने एवरेज कंप्यूट किया और ये आपने एवरेज को रिटर्न कर दिया। ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। और यहाँ पर अगेन ये मैंने डायरेक्टली वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया हुआ है। ये आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं यूजिंग स्कैनफ, और फिर आपने ये फंक्शन को कॉल कर दिया और सिमिलरली ये आपने दोबारा फंक्शन को कॉल कर दिया। अच्छा, इसमें एक छोटा सा डिफरेंस जो कि शायद आप लोगों ने नोट किया या नहीं किया, वो ये प्रिंटफ की स्टेटमेंट में है। जब मेन प्रोग्राम में आप इसे कॉल करेंगे तो मेन प्रोग्राम के अंदर ऑब्वियसली पहले आपने यूजर से इनपुट लेनी है, तो वो वाला पार्ट मैं स्किप कर रहा हूँ, यू कैन ऑलरेडी डू दैट। कि ये 2 वेरिएबल्स आपने ए बी या कोई भी नाम हो सकता है वो डिफाइन कर दिए, फिर आपने स्कैनफ के थ्रू यूजर से इनपुट ले ली। जब इनपुट आपने ले ली तो फिर आपने फंक्शन को कॉल करना है जिसका नाम है एवरेज, एवीजी। तो एक तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक और वेरिएबल रिजल्ट के नाम से डिफाइन करें और रिजल्ट को यहाँ पे यूज करें और आप कह दें AVG A, B, और फिर आप इसी रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दें %d, रिजल्ट। ये मैंने फंक्शन को कॉल किया और जो उसने आंसर रिटर्न किया वो मैंने इस वेरिएबल में सेव कर लिया और उस वेरिएबल को मैंने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, यही काम करने का स्लाइटली डिफरेंट मेथड भी हो सकता है। उसमें आपको रिजल्ट का वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली भी प्रिंट करवा सकता हूं। printf %d, और यहाँ पर मैं फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर लूँगा प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर ही। अब ये हो ये रहा है कि यहीं पर फंक्शन कॉल हो रहा है और जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो किसी वेरिएबल में सेव होने की बजाय वो डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। अगर आप ये वाली लाइन लिख दें तो ये एग्जैक्टली वही काम कर रही है जो काम ये 2 लाइनें कर रही हैं।
तो आप इन यस दोनों सर। में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं कि फंक्शन को आप printf से पहले कॉल कर लें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वैल्यू वो रिटर्न करवा रहा है वो आपने कहीं ना कहीं सेव करनी है। अगर आप वो सेव नहीं करेंगे तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो वो मैंने रिजल्ट के वेरिएबल में सेव की और साथ ही फिर उसको डिस्प्ले करवा दिया, या मैं उसको डायरेक्टली भी इस तरह से डिस्प्ले करवा सकता हूँ। दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनमें से ये पहले दो क्वेश्चन की एग्जांपल्स मैं आपको दिखा चुका हूँ। दूसरे क्वेश्चन को आप मॉडिफाई कर सकते हैं कि 2 की बजाय 3 नंबर्स का एवरेज कंप्यूट कर लें। यू कैन राइट अनदर फंक्शन जो कि यूजर से टेम्परेचर इनपुट लेता है सेल्सियस में और वो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर देता है और फिर जो नया टेम्परेचर है वो रिटर्न करवा देगा। तो यू नीड टू नो द फॉर्मूला, जिस फार्मूले को यूज करके आप टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कंप्यूट करेंगे और फिर मेन प्रोग्राम के अंदर आप उस फंक्शन को कॉल करेंगे और जहां भी रिजल्ट को आपने यूज करना है वो आप यूज कर लेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आप सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि फंक्शन की डिफरेंट टाइप हो सकती हैं। अभी तक जो हमने फंक्शन देखे हैं वो ऐसे फंक्शन हैं जिनके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स भी हैं और उनकी कोई ना कोई रिटर्न वैल्यू भी है। सो वन टाइप ऑफ फंक्शंस इज कि उन को कोई ना कोई इनपुट भी पास हो, कोई ना कोई इनपुट उनको मिल रही होगी और वो उसको प्रोसेस करके कोई ना कोई आउटपुट दे रहे होंगे। फिर एक और फंक्शंस की टाइप भी हो सकती है कि उनके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स तो होते हैं लेकिन उनकी कोई आउटपुट नहीं होती। तो ऐसे फंक्शंस की जो रिटर्न टाइप होती है वो वॉइड होती है। तो ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है उसकी रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड होगी और उस फंक्शन के अंदर आप रिटर्न की स्टेटमेंट भी यूज नहीं करेंगे। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन जिसके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स हैं लेकिन उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। फिर एक तीसरी कैटेगरी फंक्शंस की ऐसी हो सकती है जिनका ना कोई इनपुट आर्ग्यूमेंट है और ना उनकी कोई रिटर्न टाइप है। तो इट्स जस्ट लाइक अ बॉक्स, इसको बाहर की दुनिया से ना कोई इनपुट मिल रही है और ना ये बाहर की दुनिया को कुछ वापस रिटर्न कर रहा है। उसके अंदर उसमें आपने जो भी काम करना है वो फंक्शन की अपनी इंटरनल स्टेटमेंट्स हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड का एक फंक्शन लिख देते हैं, उसको आप कोई इनपुट नहीं पास कर रहे हैं, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, उसके अंदर सिर्फ ये प्रिंट की स्टेटमेंट है। सो 3 टाइप ऑफ फंक्शंस जो कि हम इस कोर्स में मोस्टली लिख रहे होंगे। एक फंक्शंस वो होंगे जिनके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे और उनकी रिटर्न वैल्यू भी होगी। दूसरे फंक्शन वो होंगे कि उनके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स होंगे लेकिन कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। वाइड जी, इनकी रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड होगी। और फिर तीसरे टाइप के फंक्शंस ऐसे होंगे जिनका ना कोई इनपुट होगी और ना ही कोई आउटपुट होगी। अब ये आपने जब आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन खुद से लिख रहे हैं तो फिर अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मुताबिक या अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये आपने खुद डिसाइड करना होता है कि आपके फंक्शन के कितने इनपुट आर्ग्यूमेंट्स होंगे और रिटर्न टाइप होगी या नहीं होगी। ज़्यादा फंक्शन जो हम इस कोर्स में लिखेंगे वो इस पहली कैटेगरी में फॉल करेंगे। कुछ फंक्शंस ऐसे भी होंगे जिनके इनपुट आर्ग्यूमेंट्स तो होंगे लेकिन उनके कोई आउटपुट आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे। उस फंक्शन ने जो भी आउटपुट देना होगी वो फंक्शन के अंदर ही आप स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। और फिर रिलेटिवली कम ऐसे फंक्शन होंगे जिनकी कोई इनपुट ना हो और कोई उनकी आउटपुट ना हो। So this is 3 types of functions। जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस हम इस कोर्स के अंदर लिखेंगे वो इन तीनों कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में फॉल कर रहे होंगे।
एक चीज कि ठीक है, हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख लिया, लेकिन ओवरऑल आपके प्रोग्राम का फ्लो कैसे चेंज होता है विद द यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे अभी हम कह रहे थे कि आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप मेन प्रोग्राम के बाद भी लिख सकते हैं। तो अज्यूम करें कि ये मेन प्रोग्राम के बाद लिखी हुई है, फंक्शन का नाम जो है वो func1 है। तो आपका मेन प्रोग्राम में ये लाइन ऑफ कोड है। अब जैसे हम ऑलरेडी जानते भी हैं कि जो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, और आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से शुरू होती है। तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद आपकी फंक्शन कॉल आ गई। अब जैसे ही आपकी फंक्शन कॉल आती है, प्रोग्राम का फ्लो जंप करके फंक्शन की डेफिनेशन पे चला जाता है। अब फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइंस हैं, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, वो एक एक करके सारी एग्जीक्यूट होती हैं। फिर जब यहां से आप रिटर्न करते हैं, तो प्रोग्राम का फ्लो वापस वहां पे आता है जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया था। फिर आप मेन प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते जाते हो। फॉर एग्जांपल, थोड़ा आगे जाकर मैंने फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया। मेरा मेन प्रोग्राम काफी बड़ा है और उसको जो फंक्शन आपने लिखा है उसको बार बार यूज करने की जरूरत पड़ रही है। तो थोड़ा आगे जाके आपने उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लिया। अब जब आप दोबारा कॉल करेंगे तो प्रोग्राम का फ्लो दोबारा जंप करके उस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा, फंक्शन के कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और फिर जब आप रिटर्न करवाएंगे तो वो वापस वहां पे आ जाएगा जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया था। फिर मेन प्रोग्राम को में आपने लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, और जब यहां से आप दोबारा कॉल करेंगे तो फिर प्रोग्राम का फ्लो जंप करके फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा। जब सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो रिटर्न करवाने पे दोबारा वो वहां पे आ जाएगा जहां से आपने फंक्शन को कॉल किया था, और इस तरह से आपका प्रोग्राम एंड होगा। तो दिस इज हाउ फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम चेंजेस व्हेन यू यूज अ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब ये तो फ्लो हो गया। अब इसी से जो फंक्शंस को यूज करने के एडवांटेजेस क्या हैं। जैसे कि अभी तक हमने जितनी कोडिंग की थी उसमें हमने कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं लिखे थे, लेकिन अब हम इनको पढ़ भी रहे हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आगे हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। एक एडवांटेज तो वो है, जैसे हमने शुरू में बात की थी, कि डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, कि अगर आपके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो अगर आप सारे के सारे प्रोजेक्ट को एक ही मेन फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपका कोड बड़ा भी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, उसकी टेस्टिंग मुश्किल हो जाएगी, कोड में एरर आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एरर कहाँ पे है। उसका अल्टरनेट ये है कि उसके अंदर आप अलग-अलग छोटे छोटे टास्क बना लें और हर टास्क को अलग से एक फंक्शन में इंप्लीमेंट कर दें। अब अगर इनपुट में कोई मसला आ रहा है तो आप इनपुट वाले फंक्शन को देखेंगे, आउटपुट जहां पर आपने यूजर को आउटपुट दिखानी है वहां पे कोई मसला आ रहा है तो आपको पूरे कोड में सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फोकस होके उसी फंक्शन को चेक कर लेंगे जहां पर आउटपुट कंप्यूट हो रही है। फिर इसी तरह से आपने कोई मेन्यूज डिस्प्ले करवाने हैं तो आप सिर्फ उसी फंक्शन में चले जाओगे जो कि मेन्यूज को डिस्प्ले करवा रहा है। तो एक एडवांटेज तो इन फंक्शंस का ये है कि ये आपके डिस्प्ले के मैकेनिज्म को आसान बना देते हैं, आपकी टेस्टिंग आसान हो जाती है, आपकी डिबगिंग आसान हो जाती है। एक एडवांटेज और भी है जो अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, और वो एडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल कोई काम ऐसा है जो कि आपने अपने प्रोजेक्ट में या अपने कोड में बार बार करना है। एक एग्जांपल हो सकती है कि आपने एक नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट करना है। अब फैक्टोरियल कंप्यूट करने का कोड आपको पता है, हम उसका अलहदा से एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिख लेते हैं, वो कुछ ना कुछ रिटर्न भी करवाएगा। और आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि आपको दो तीन जगह पे फैक्टोरियल चाहिए, प्रोग्राम के शुरू में भी चाहिए, कहीं प्रोग्राम के दरमियान में भी चाहिए, और एंड पे आपने दोबारा कंप्यूट करना है। अब अगर मैं फंक्शन नहीं लिखूंगा तो जहां भी फैक्टोरियल कंप्यूट करना है वहां पे आपको पूरा कोड जो है वो फैक्टोरियल कंप्यूट करने का लिखना पड़ेगा। दोबारा फैक्टोरियल कंप्यूट करना है तो आपको दोबारा पूरे का पूरा कोड लिखना पड़ेगा, और अगर तीसरी चौथी दफ़ा आपने फैक्टोरियल कंप्यूट करना है तो जहां भी कंप्यूट करना है आपको पूरे का पूरा कोड जो है वो दोबारा लिखना पड़ेगा। इसका एक बहुत आसान तरीका ये है कि आप एक अलग फंक्शन लिख लें
आप सिंपली फंक्शन को कॉल कर लेंगे, आपको बार बार कोड को लिखना नहीं पड़ेगा, तो उससे हम कहते हैं कोड रिड्यूस हो जाता है, आपका कोड का साइज छोटा हो जाता है, बार बार आपका कोड रेप्लिकेट नहीं हो रहा होता। और इसको हम प्रोग्रामिंग की कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी, कि जो पीस ऑफ कोड आपने एक बार लिखा है आप उसको बार बार रीयूज कर रहे हैं, बजाय इसके कि आपको बार बार उसे लिखना पड़े। तो ये एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है फंक्शंस का, जो कि ख़ास तौर पे बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको इसकी एडवांटेज जो है वो नज़र भी आता है। तो डिवाइड एंड कंकर अप्रोच हो गई, जिससे काम को इम्प्लीमेंट करना भी आसान होता है, उसकी टेस्टिंग और डिबगिंग भी आसान होती है, डेवलपमेंट भी आसान होती है। कोड रीयूजेबिलिटी पे हमने बात की कि अगर कोई पीस ऑफ कोड बार बार अपने प्रोग्राम में यूज़ हो रहा है तो आप उसके लिए अलहदा फंक्शन लिख लें और जहां भी उसकी ज़रूरत पड़े फंक्शन को कॉल कर लें। अच्छा, तीसरा एक फ़ायदा है जो कि अभी आगे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ना है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का, तो फिर आपको इसकी समझ आएगी कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है। तो जो आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, कोई भी आपने फंक्शन लिखा तो वो अपनी इंटरनल डिटेल जो है वो मेन फंक्शन से हाइड कर देता है। मेन फंक्शन को नहीं पता होता कि इस फंक्शन की बॉडी में क्या हो रहा है, उसको सिर्फ ये पता होता है कि मैं इसको इनपुट आर्ग्यूमेंट्स क्या दे रहा हूं और ये मुझे क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। मेन फंक्शन को सिर्फ ये दो चीज़ें नज़र आती हैं। इसके अंदर आप a प्लस बी कर रहे हैं, या आप a माइनस बी कर रहे हैं, या आप a मल्टीप्लाइड बाय b कर रहे हैं, या और कोई आपका बड़ा लंबा चौड़ा काम हो रहा है, आप एलसीएम निकाल रहे हैं, या इस तरह का और कोई भी काम कर रहे हैं। मेन फंक्शन को वो नज़र नहीं आता, उसको सिर्फ ये नज़र आता है कि मैंने फंक्शन को इनपुट क्या दी थी और फंक्शन ने मुझे क्या आउटपुट जो है वो रिटर्न की है। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो दिस इज वन ऑफ द थर्ड एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस। और अभी हम आगे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि एब्स्ट्रैक्शन आपकी किस तरह से हेल्प कर सकती है। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि अब आप जितने डिफरेंट तरह के फंक्शंस लिखेंगे आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी फंक्शंस को लिखने की और उनको प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ करने की। ये वाला कोड हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये वाला कोड भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह से इस तरह का एक कोड जो है वो आपके क्विज में भी लास्ट टाइम मैंने दिया था। और लास्ट टाइम हमने जिस तरह से एलसीएम निकाला था दो नंबर्स का, आप इसी तरह से दो नंबर्स का जीसीडी जो है वो भी निकाल सकते हैं। इसी तरह का ये एक और प्रोग्राम भी हो सकता है, ये कोड प्रोग्राम भी आप पहले लिख चुके हैं, लेकिन अब हम यही काम जो है वो एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक फंक्शन लिखें, उसका नाम आप कह दें कैलकुलेट ग्रेड, और करना फंक्शन ने ये है कि फंक्शन को स्टूडेंट के मार्क्स एज इनपुट मिलेंगे और वो ग्रेड कंप्यूट करके जो है वो रिटर्न करेगा। अच्छा, दिस इज नाउ एन इंटरेस्टिंग फंक्शन। एक फंक्शन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप एक फंक्शन लिखें जिसको एक नंबर एज इनपुट पास हो और वो उसका फैक्टोरियल कंप्यूट करके रिटर्न करवाए। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कोड दिखाया है। फैक्टोरियल कोई नंबर पास हुआ और ये फंक्शन जो है वो उसका फैक्टोरियल कंप्यूट करके रिटर्न करेगा। अब वो ये कह रहा है कि आपने ये y की वैल्यू कंप्यूट करनी है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब यहां पर आपको फंक्शंस लिखने का फायदा नजर आएगा। अगर हमने फंक्शन ना लिखा होता तो ये 3 दफा आपको फैक्टोरियल का कोड लिखना पड़ता। अब चूंकि आपने फंक्शन लिखा हुआ है तो आप y, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि x, z, k और d जो हैं ये कोई वेरिएबल्स हैं जो कि पहले से आपने यूजर से इनपुट ली हुई है। तो अगर वो सारे आपके पास हैं तो आप y की एक्सप्रेशन जो है वो इस तरह से लिख सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ x, जो आंसर आएगा उसमें आप z को मल्टीप्लाइड बाय 5 करके ऐड कर देंगे और ये सारा जो एक्सप्रेशन है इसको आप डिवाइड करेंगे
फैक्टोरियल ऑफ के माइनस फैक्टोरियल ऑफ डी, और यहां भी आप ब्रैकेट लगा दें। तो नाउ यू कैन सी कि फंक्शन लिखने का फायदा आपको कैसे नजर आ रहा है। सिंपली आपने उसको यहां पर मल्टीपल टाइम कॉल कर लिया, बार बार आपको कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, और ये सारे का सारा कॉम्प्लेक्स फार्मूला जो है ये एक ही लाइन के अंदर कंप्यूट हो गया। और जो y की वैल्यू आएगी उसको फिर आप आगे स्क्रीन पर प्रिंट करवा लें, या आप उसको आगे जहां भी आपने यूज करना है वो आप यूज कर लेंगे। तो दिस इज हाउ कोड रीयूजेबिलिटी हेल्प्स यू जब आप फंक्शंस यूज करते हैं।